तो पहले हेरिडिटी की बात करते हैं। ठीक है, हेरिडिटी में तुमको क्या क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज हेरिडिटी। यू शुड नो हेरिडिटी इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज हेरिडिटी। उसमें से ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है बेटा। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? मेंडल। लास्ट में पढ़ा था ना मेंडल के बारे में। फिर म्यूटेशनल थियरी किसने दी थी? ह्यूगो डी ब्राइस ने दी थी। वॉल्टर ने सुटन ने क्या ऑब्जर्व किया था? वॉल्टर और सुटन ने पेड क्रोमोसोम ऑब्जर्व किए थे, है ना। तो ये सब चीजें तुमको पता होनी चाहिए। फिर हेरिडिटी का साइंस कितने कितने यूजफुल है। इट्स रोल किस तरह की तरह यूजफुल है तो मैंने तुमको बता के रखा था। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट कोई डिजीज के लिए, कोई माइक्रोब्स का कुछ इंसुलिन इंसुलिन प्रोड्यूस करने में काम आना चाहिए, बराबर कि नहीं। हाइब्रिड वैरायटीज मतलब अलग अलग वैरायटीज बनाने के लिए काम आना चाहिए, तो तुमको दिमाग में चलनी चाहिए। फिर तुमको पता होना चाहिए बेटा सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन्स। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए थ्रू एमआरएनए इज सेंट्रल डॉगमा। द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम एमआरएनए इज ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का तुमको क्या याद रखना है बच्चों? एकदम सिंपल है। देयर इज अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रैंड होता है, तुमको पता होगा। इट अनवाइंड्स। इट अनवाइंड्स। आरएनए पॉलीमरेज एक्ट्स ऑन इट। तो पहले बात तो ट्रांसक्रिप्शन किधर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, बराबर कि नहीं। साइटोप्लाज्म में होता है कि किधर होता है? वेयर ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस? क्या बताया था मैंने? प्लेस इन न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में नहीं टेक प्लेस करता वो। कंफ्यूज होना इजी है, बोल तो रहा हूं। कंफ्यूज होना इजी है। फिर ट्रांसलेशन किधर होता है? साइटोप्लाज्म में। अब दिमाग में शॉर्ट नोट्स क्रिएट हो जाना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड काम करता है, डीएनए से आरएनए बनाता है। आरएनए में तुमको याद होना चाहिए बच्चों, देयर इज यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमीन। ऐसे लिख देता हूं मैं, यू टी के बदले देयर इज यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमीन। तो दिमाग में चलनी चाहिए सब बातें। फिर एमआरएनए बन गया, बराबर क्या नहीं। ये स्ट्रैंड एमआरएनए की बन गई। फिर क्या होगा एमआरएनए पे? एमआरएनए पे देयर आर ट्रिपलेट कोडॉन्स बच्चों। ठीक है, ट्रिपलेट कोडॉन्स। फिर क्या आ जाएगा बच्चों? फिर आ जाएगा राइबोसोम। फिर आएगा अमीनो एसिड। कोडॉन एंटी कोडॉन बाइंड करेंगे और अमीनो एसिड्स निकलते जाएगा और फिर प्रोटीन की चेन बन जाएगी। तो ऐसे तुम्हारा रिवीजन होना चाहिए बच्चों, ऐसे दिमाग में चलनी चाहिए फटाफट। फिर तुम्हारे क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कितने टाइप का अमीनो एसिड होती है? 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है। किसको प्राइज मिला था? हरगोबिंद खुराना को। तो ये सब जो मैंने पढ़ा के रखा है तुमको बस सब कुछ डायग्रामेटिक फॉर्म में रिवाइज करना है, बराबर। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म मूव करता है बाय डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ऐसे शॉर्ट नोट्स तुमको क्रिएट करने। देखो मैं कैसे शॉर्ट नोट क्रिएट करूंगा पूरा, और कैसे मैं रिवाइज कराऊंगा। देखो मैं खुद को रिवाइज कराऊंगा तो तुम्हारा तुमको कराना है। अब मेरे को इतना लिखना है, मेरे लिए इतना इनफ है, तुम्हारे लिए कितना इनफ है देख लेना। पूरा पूरा चैप्टर लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा। एक पेज लेना है आपको, आपको ये सब शॉर्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखना है, जाते फिरते उसको देखना और रिवाइज करना है। ये तरीका होना चाहिए बेटा। शॉर्ट नोट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट ओनली फॉर मैथ्स, इट इज ऑल्सो फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एवरी सब्जेक्ट। ग्रामर, मराठी, हिंदी, सबके लिए। देखो कैसे क्रिएट करता हूं मैं और कैसे पूरा रिवाइज कराता हूं। देखो सेंट्रल डॉगमा हो गया, तो प्रोसेस ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए इज ट्रांसक्रिप्शन। न्यूक्लियस में होता है। अब देख करके समझ में आना चाहिए तुम लोगों को। क्या समझ में आना चाहिए? कि भैया डीएनए होता है, अनवाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, फिर न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे और एक स्ट्रैंड काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। फिर एमआरएनए आएगा, एमआरएनए पर राइबोसोम आएगा, टीआरएनए आएगा। टीआरएनए के पास क्या क्या होता है? अमीनो एसिड और एंटीकोडॉन। कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंड करेंगे और अमीनो एसिड निकलेगा एज पर एज रिक्वायरमेंट। और इस तरह से अपने को चेन ऑफ अमीनो एसिड मिलेगा, उसको प्रोटीन बोलते हैं। अच्छा खास बात क्या है यहाँ पर?
राइबोसोम शिफ्ट होता है बाय डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में पक्की हो जानी चाहिए एकदम, इतने अच्छी तरह से लर्न हो जाना चाहिए कि एक एक दो दो मिनट में तुम्हारा रिवीजन हो जाए। उसके बाद क्या पढ़ना है तुमको? उसके बाद तुमको बताना चाहिए म्यूटेशन के बारे में। कुछ नहीं होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्या? एकदम सिंपल है। तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड में कोई भी चेंजेस चेंजेस इन अ न्यूक्लियोटाइड, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू सी दिस डायग्राम, ये मेन सीक्वेंस था, रिप्लेस हो गया। ये पर्टिकुलर देखो, पहले ये था कुछ, अभी कुछ किसी की और से रिप्लेस हो गया, तो रिप्लेसमेंट हो रहा है तुम्हारा। तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड मतलब तुम्हारा एजीटीसी जो भी है, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, शिफ्टिंग हो रही है, उसको हम प्यार से बोलेंगे बच्चों म्यूटेशन। ये अच्छा भी है बुरा भी है, डिपेंड करता है। इसका बहुत फेमस एग्जांपल है तुम्हारी बुक में, सिकल सेल एनीमिया बेटा, सिकल सेल एनीमिया। ये पहले की चीजें हो गई। अब हम देखते हैं इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन में क्या क्या है? डेफिनेशन, उसका रीडिंग मारना है कि पहले क्या था, एटम्स थे, एलिमेंट्स थे, फिर कंपाउंड्स बने, मॉलिक्यूल्स बने, फिर प्लांट्स एनिमल स्पीशीज चलती रही, यूनिसेल्युलर क्लोरेला से ह्यूज बनियन ट्री, है ना। एंड द फर्स्ट लिविंग मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो ये ऑब्जेक्टिव तुमको चीजें याद रखनी है, फिर डेफिनेशन उसका याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज due to changes in specific characters of cellular generation of living organisms as a response to natural selection is evolution। जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैंने 15 मिनट लगाए थे डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन रिवीजन कर रहा हूं तो फटाफट तुमको मालूम होना चाहिए। फिर एविडेंसेस क्या क्या है बच्चों? एविडेंसेस क्या क्या है? व्हाट आर द एविडेंसेस दैट यू शुड अंडरस्टैंड नाउ? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, बाय सीइंग द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सबके कान होते हैं, नाक होता है, तो कैन वी सी दिस सिमिलैरिटी? नोज की पोजीशन एक जगह पे होती है, तो भाई उससे पता कर सकते हैं, देखकर ही मालूम पड़ सकता है कि भाई कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी है इन लोगों में। उसके बाद हम पढ़ते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस। अब तुमको जब शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना है, एनाटॉमिकल एविडेंस मैंने बोला, तुमको नहीं पता, ह्यूमंस हैंड, क्या फिर ऑक्स फोर लेग, वेल्स फ्लिपर, बैट्स, पटेजियम। मुझे ये याद है, तुमको याद नहीं होता तो लिख देने का। फिर क्या बोलने का एनाटॉमिकल एविडेंस में? When we observe human's hand, ox foreleg, whale's flipper, bat's patagium, we cannot find any similarity when you look ऊपर से superficially. But when you see the details, we can see the similarity in the bony joints. This shows that they have a common ancestor, hence proved कि भाई there was a common ancestor. तो इस तरह से तुमको आंसर लिखना है। अब जो मैं तुमको बताता हूँ, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब मैं ओरली बोल दूंगा पूरा, अब तुमको डिसाइड करना है तुमको कितना तुम ओरली बोल सकते हो, कितना तुम भूल जाओगे, तो उसको शॉर्ट नोट में लिख देने का, एक चार्ट बना देने का, घर पे लटका देने का यार, किधर रख देने का। समझ रहे हो? फिर डर लगेगा ही नहीं तुमको, फटाफट रिवीजन होगा। डिजेनरेटेड अंडरडेवलप्ड ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, मे बी यूजफुल मे नॉट बी यूजफुल। मतलब वेस्टिजियल मतलब अभी वेस्टिजियल है, बट पहले दे वर यूजफुल, बट इट हैज टेकन देम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू डिसअपियर। द एग्जांपल्स कैन इंक्लूड hairs in the body, okay, also the wisdom teeth that we have। उसके बाद क्या क्या? अपेंडिक्स है, टेल बोन है। अब इसका एक्सप्लेनेशन में तुमको डिटेल में बताया था, अभी रिवीजन कर रहे हो तो तुम रिवीजन में एकदम ध्यान देने का कैसे करना है क्या। फिर अपन ने पढ़ा था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ऐसे शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने का बेटा, देखो एक पूरा चार्ट बन जाएगा, एक पूरे के पूरे सेक्शन में ही तुम्हारा सब कुछ सबका सब हो जाएगा। पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस, एग्जाम के एक दिन पहले पूरा का पूरा रिवाइज कर लेने का ऐसे ही, और तुम्हारे शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने का, किसी और के तुम्हारे लिए काम के नहीं है। ये तुमको पता है तुम्हारी वीकनेस और तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब तुम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हो, बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? अर्थक्वेक हुआ, वॉल्केनो हुआ, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बरी हो गए अंदर,
उसको हम फॉसिल्स बोलते हैं, राइट? उसका डेफिनेशन तुमको पता होना चाहिए। फिर पता कैसे चलता है कोई कितना पुराना है? तो वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट? तो फॉसिल्स इज इंपॉर्टेंट, उसका डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, C12, C13, C14। C14 इज रेडियो एक्टिव, डीके होता है, कम होता है। C12 इज स्टेबल, मरने के बाद रेशियो चेंज होता है। उससे तुमको पता चल जाएगा कितना पुरानी कोई चीज है। इसको बनाया था विलार्ड लिब्बिन ने, ठीक है? उससे मालूम पड़ा कि इनवर्टिब्रेट्स नीचे थे, वर्टिब्रेट्स ऊपर थे। तो ये सब चीज दिमाग में चलनी चाहिए। कार्बन डेटिंग लिखा मतलब तुमको आना चाहिए ऐसा, और उसके लिए तुम्हारा जो मैंने पढ़ा के रखा पहले तुम्हारा पक्का होना चाहिए, तो ये तुम्हारा फटाफट रिवीजन होगा। उसके बाद बच्चों something called as connecting links, something called as connecting links. Wait a second. Something called as connecting links. अब सोचने का इसमें कनेक्टिंग लिंक्स में क्या क्या आ सकता है। तो पहले तो कनेक्टिंग लिंक्स क्या है, डेफिनेशन लोग रट्टा मारते हैं इसका। पहले मैं इसका बोलता हूं डेफिनेशन ऑफ रट्टा मारो। पहले पहले एग्जांपल लिखो, पेरिपेटस। और एग्जाम में कुछ भी आ सकता है बेटा, एक एग्जांपल नहीं, सब करने का। पेरिपेटस, उसमें आता है एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा। अब सोचने का, एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, ये क्या चल रहा है? फिर सोचने का, पेरिपेटस को डबल डोल किए, इधर भी, दोनों में भी कुछ ना कुछ का सिमिलरिटी होएगा, उसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक्स बच्चों। अब पेरिपेटस में से क्या बात है? तो पेरिपेटस को याद करने के लिए तो क्या बोला था? कुछ नहीं, सिर्फ एनिलिडा को सोचने का, अर्थ्रोपोडा को सोचने का। एनिलिडा में अर्थवर्म को सोचने का। अर्थवर्म में कैसा होता है? सेगमेंटेड बॉडी होता है, थीन क्यूटिकल होता है, एंड पैरापोडा लाइक ऑर्गन्स होता है। और अर्थ्रोपोडा में ट्रैकेल रेस्पिरेशन और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। भैया क्या बोल रहे हो फालतू सी, ऐसे कैसे याद आएगा? वही तो बेटा रिवाइज करना पड़ता है पहले, तो तुमको टेंशन नहीं होगा। तो इसके भी कैरेक्टर्स, इसके भी कैरेक्टर्स, देयरफॉर पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक। अच्छा बच्चे पेरिपेटस पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ना होता है बेटा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डक बिल्ड प्लेटेपस। डक बिल्ड प्लेटेपस, डक बिल्ड प्लेटेपस। अच्छा भैया हमको तो कुछ नहीं पता, टेंशन नहीं है बेटा, टाइम अभी भी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये शॉर्ट नोट क्रिएट करो बस, इसके लिए मुझे आज खास करके तुमको बताना था ऐसा, ठीक है? उसका डकबिल प्लेटिपस, हाँ वेरी गुड रिया, वेरी गुड। डकबिल प्लेटिपस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ऐसा क्रिएट करो। लेकिन जब एग्जाम में लिखोगे या प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा नहीं लिखना, तब वर्ड्स में लिखना है, पैराग्राफ्स में लिखना है। लेकिन ये एक अच्छा तरीका है तुम्हारा रिवीजन कराने का। अच्छा बच्चों, डकबिल प्लेटिपस रेप्टाइल से भी मैमल्स से, रेप्टाइल्स की तरह क्या है उसका, ठीक है? तो इट विल हैव सर्टेन कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स की तरह, लाइक फॉर एग्जांपल इट विल ले एग लाइक रेप्टाइल्स। बट मैमल्स की तरह क्या है? प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड हेयर्स, ठीक है? मेमोरी ग्लैंड्स बेसिकली एंड हेयर्स, तो ये तुमको पता होना चाहिए बेटा अच्छी तरह से। उसके बाद लंग फिश को लंग फिश बोलते हैं, लेकिन फिश का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? गिल स्लिट, लेकिन उसका लंग्स है। उसका मैमल्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेस, मैंने तुमको क्या बताया था? मिस्टर ए एफ है ना, MRAF, ऐसे याद रखो इसको, मिस्टर AF। मैमल्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स, मैमल्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स के नहीं, बराबर के नहीं? एंड एम्फीबियंस आर इवॉल्व्ड फ्रॉम फिशेस। ये सिर्फ तैर सकती है, ये तैर और भाग दोनों सकती है जमीन पे भी। अच्छा भैया ये तो हमको समझ में आ गया। अब लास्ट कनेक्टिंग लिंक भैया हमको थोड़ा इजी लगता है, सबको इजी लगता है वो, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। वो तो दिमाग में ऑटोमेटिकली चलता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में मार्क्स नहीं आते भैया, दो में से टीचर एक ही मार्क्स देती है। देखिए एक ही मार्क्स ना, लिखने का तरीका होता है बेटा, लिखने का तरीका ढंग से नहीं होगा तो मार्क्स कैसे मिलेगा? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या लिखोगे? इफ वी सी फिश, हॉर्स, डॉग, if we see the developmental stages of the embryo, obviously once they are brought up and born and evolved they will look very different, but initially the embryo will show similarity, that means there was a common ancestor। तो इस तरीके से तुमको पूरा देखो एविडेंसेस एक झटके में रिवाइज हो सकता है।
अगर तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर है, तुमने पहले अच्छी तरह से सुना है और लर्न किया है, अभी अपन ने ये सब देख लिया, तो लेट अस सी डार्विन्स थियरी। कुछ नहीं, देखकर मालूम पड़ना चाहिए क्या बोला उसने। उसने बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्या बोला था उसने? खतरनाक कंपटीशन है, एंड द वन हु एडजस्ट टू द चेंज नेचर के हिसाब से, दैट इज गोइंग टू सर्वाइव। नेचुरल सिलेक्शन इज द किंग, नेचुरल सिलेक्शन इज द वन दैट इज गोइंग टू थ्राइव। देयर इज अ कंपटीशन। जो सर्वाइव, जो एडजस्ट कर पाएगा वो रह पाएगा, जो एडजस्ट नहीं कर पाएगा वो पेरिश कर जाएगा। बराबर के नहीं? तो उसकी थियरी थी कुछ, तो वो एग्जाम में आ सकती है तुमको थियरी। फिर तुमको क्या आ सकता है एग्जाम में? अरे बोलो। ऑब्जेक्शन आ सकता है। अब शॉर्ट नोट्स का तरीका कैसा होता है? मेरे को ऑब्जेक्शन मुंह पे याद है, मेरे को नहीं लिखने की जरूरत है, तुमको लिखने की जरूरत पड़ सकती है, तो कैसे करने का? तो भैया पूरा पूरा लिखे क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसा लिखो, नेचुरल सिलेक्शन, फिर अपना बाना चाहिए इज नॉट द ओनली रीजन फॉर इवोल्यूशन। फिर क्या? उन्होंने कुछ यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन में बताया नहीं। यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन, ठीक है, पूरा पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर उन्होंने स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस के बारे में नहीं बताया। तो ये तरीका होता है बेटा, पूरा पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा भैया ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? लेमैर्किज्म है। लेमैर्किज्म है। लेमैर्किज्म, ओके। लेमैर्किज्म है, क्या पता होना चाहिए? डेफिनेशन पता होना चाहिए तुम लोगों को पहले तो। इट्स अ प्रॉपर 5 मार्कर क्वेश्चन है बेटा, लेट मी टेल यू। दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग लेमैर्किज्म फॉर अ 5 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, लेमैर्किज्म 5 मार्क के लिए डेफिनेटली आ सकता है, व्हाई नॉट? प्रॉपर क्वेश्चन है, इसका डेफिनेशन है कुछ। क्या याद रखना है? जो भी चेंजेस हो रहे हैं मॉर्फोलॉजिकली, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। पहली थियरी तो लेमार्क ने दी थी एवोल्यूशन की, फिर डार्विन साहब आए थे बाद में, सक्सेसफुल हुए थे बहुत। लेमार्क पहला था, उसने बोला था एक्टिविटी और लेजीनेस की वजह से होता है सब कुछ। उसने एग्जांपल्स दिए बहुत सारे, बहुत सारे उसने एग्जांपल दिए। जिराफ को देखो तुम, फिश को देखो, ईमू को देखो, बर्ड्स को देखो। और देखो तो भी कैसे देखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो तो भी कैसे देखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मालूम पड़े बर्ड लिख दिया, वो लिखा ही नहीं बर्ड में क्या होता है। लेग्स ऑफ बर्ड लाइक स्वान एंड डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग, क्योंकि पानी में रहते थे। स्नेक लॉस देयर एबिलिटी, लेग्स लेग्स ही नहीं उसके, क्यों? फॉलोइंग हैबिट थी उनकी। तो ये पता होना चाहिए तुमको। मालूम पड़ा, लिख रहे हो फिश, लिख रहे हो सब कुछ, पता ही नहीं लिखना क्या है। उसके बाद क्या है इसका? व्हाइट वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इसने अब क्या बोला, जनरेशन जनरेशन पास होता है जो अपन सीखते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। तुमको प्रॉपर 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ये। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एंसेस्टर ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। कोई भी चीज जब वन जनरेशन दूसरे जनरेशन पास हो रही है, डायबिटीज है, उसका जीन्स है, इट कैन बी हेरिडिटी आल्सो, इट कैन पास, राइट? दैट कैन कम अंडर लेमार्किज्म, इट कैन। बट लेमार्किज्म तो ऐसा नहीं बोला, उसने बोला था अगर तेरे को है तो बचपन, जैसे मैं तुमको बताया ना टेल काटोगे तो अगर एक रैट की टेल काटी तो उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को भी टेल नहीं रहेगा। बट तो गलत है ना बेटा, दिस इज रॉन्ग। स्पीसिएशन, स्पीसिएशन, स्पीसिएशन का मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, बराबर के नहीं? अबे क्यों होता है? दो रीजन कैसे होता है। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब क्या? ये बाउंड्री है, नदी है, यहां पर कोई लोग रह रहे हैं, यहां पर कोई लोग रह रहे हैं, ये नदी के कारण इधर वाला इधर नहीं आ सकता, इधर वाला इधर नहीं आ सकता, बराबर के नहीं? तो ये इधर इधर अपने आप में रिप्रोडक्शन करेगा और कुछ ना कुछ स्पीशीज तैयार करेगा। या तो या तो या तो या तो नदी नहीं है,
या इसी से समझो, चलो नदी है, ज्योग्राफिकली दोनों मिल नहीं सकते, तो ये वाला इधर ही खुश है, ये वाला इधर ही खुश है। अगर मिल नहीं सकते तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा। मतलब क्या, ये वाली स्पीशीज ये वाली से मिल नहीं सकते तो रिप्रोडक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, हवा में किधर रिप्रोडक्शन करेंगे, इंसान है ना भाई, मिलना तो पड़ेगा। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ऑलवेज लीड टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन डजंट मीन के ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गई। जैसे म्यूल है, डोंकी और मंकी का, डोंकी और मंकी क्या बोल रहा हूं मैं, डोंकी एंड हॉर्स का, जरूरी नहीं है, इट इज स्टेराइल राइट, इट इज नॉट फर्टाइल, तो किसी से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इट कैन हैव एन नंबर ऑफ रीजंस। लेकिन क्या होता है, मेन क्या है, थोड़ा सोचो, मेन क्या होता है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मतलब क्या, मिल नहीं सकते, ज्योग्राफिकली देयर सेपरेटेड, उसकी वजह से अपने आप में बदलाव आएंगे। कल जाकर मैं तुमको बोल दूं ह्यूमंस कैन नॉट रिप्रोड्यूस, एक ह्यूमन इधर रहेगा एक ह्यूमन उधर रहेगा, तो तुम कुछ ना कुछ तो जीन्स को बॉडी को करना पड़ेगा ना, हजारों साल लग जाएंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। पर तुमको पता होना चाहिए एवोल्यूशन, बता देता हूं, अपन कौन है, होमोसेपियंस है, मैं तुमको हमेशा बोलता हूं अपन से होशियार इंसान थे, हमेशा बोलता हूं ना मैं एवोल्यूशन के बारे में। हम कौन है, होमोसेपियंस है, जी रहे अभी, बराबर के नहीं, लेकिन अपन से पहले भी थे कि नहीं थे, अपन से पहले कौन थे, होशियार लोग भी थे बहुत, लाइक फॉर एग्जांपल नियंदरथल मैन, हमेशा बोलता हूं उनके बारे में, तुमको हमेशा बोलता हूं। तुम्हारे 4% पॉपुलेशन में भी इनका जीन्स दौड़ रहा है। एक्चुअली ये पहले वाइजमैन थे, फर्स्ट वाइजमैन। क्यों ऐसा बोलते हैं, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी अपन से ज्यादा थी, ब्रेन कैपेसिटी, तो भैया फिर सर्वाइव क्यों नहीं किया, दैट इज अनदर टॉपिक, जाने दो फॉर नाउ। तो नियंदरथल मैन वर द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट वाइजमैन। ओके बेटा, फिर और क्या कौन थे, और कौन कौन थे, बहुत सारे थे, रामापिथिकस थे, ऑब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा ये सब, रामापिथिकस कौन थे ये, तो फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल बच्चों ये थे। अच्छा तो फिर यही 3 पढ़ना है, क्या याद रखना है, और बस तुमको इतना याद रखना है, डायनासोर्स थे, उसके बाद अफ्रीका में एवोल्यूशन चालू हुआ, कोई किधर गया कोई किधर गया, फिर धीरे 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 धीरे, देखो ये देखो, ऐसे ऐसे देखो, अपन स्ट्रेट होते गए, अपराइट होते गए, झुके हुए थे पहले, फिर ब्रेन डेवलपमेंट हुआ, क्रेनियल कैपेसिटी डेवलपमेंट हुआ, एनिमल एग्रीकल्चर करने लगे, फायर का इन्वेंशन हुआ, कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, तो इस तरह से एवोल्यूशन ह्यूमन का चालू हो गया।